दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन वीडियोस को देखिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशन के लिए मैंने टॉप केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे उसका पार्ट 3 में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैं 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का पार्ट 3। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है नींबू में होता है। तो नींबू में जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी आपका साइट्रिक एसिड। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और आता है ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ये बी सी और डी जो ऑप्शन है आपके, ये सबसे ज़्यादा एग्जामों में केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले एसिड हैं। देखिए एक तो क्वेश्चन ही है कि साइट्रिक एसिड, ठीक है। देन अगर सेकंड की हम बात करते हैं, सेकंड जैसे कि ऑप्शन नंबर है डी ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड पूछा जाता है कि इनमें से किस में पाया जाता है। तो देखिए ऑक्जेलिक एसिड जो है वो घास में पाया जाता है। याद रखिएगा, घास हो गया, हरी सब्जी हो गया, पालक वगैरह है ना, साग, इनमें पाया जाता है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, अगर आपने डॉग को देखा होगा, आपके पास अगर होगा डॉग, तो वो देखना कभी कभी उन लोग को कब्ज हो जाता है तो वो उल्टी करने की इच्छा करते हैं, वोमिटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो घास को जो है ना खा के उल्टी करते हैं। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, घास खाया और औक दिया, क्या किया, घास खाया और औक दिया। तो ऑक्जेलिक एसिड घास में अधिकतर पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो फॉर्मिक एसिड जो है मेनली चींटी जो है, चींटी के डंक में या चींटी का जो जैसे घर जो बनाते हैं ना, चींटी मिट्टी ऊपर बाहर कर देते हैं, तो उसमें भी जो है ऑक्जेलिक एसिड का कुछ जो है अंश आ जाता है, फॉर्मिक एसिड का। तो ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ही याद रखना है। तो लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सी साइट्रिक एसिड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना एक परमाणु विखंडन के दौरान होती है ना, परमाणु का जब विखंडन होता है उस दौरान इनमें से कौन सी घटना होती है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रॉन द्वारा बमबारी एक भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूट जाता है, यानी कि न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है जिसके द्वारा एक भारी नाभिक जो हल्के में टूटता जाता है। दो हल्के नाभिक एक भारी नाभिक में मिलकर बन जाते हैं, नाभिक का अनायास टूट जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कि न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है जिसके कारण जो है नाभिक जो है, भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटने लगता है जिससे है एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको बोलते हैं परमाणु का विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठोस अपशिष्ट का दूसरा नाम क्या है, सॉलिड वेस्ट का दूसरा नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन आजकल फिलहाल ही पूछा गया था एग्जामों में, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। तो इसका जो आंसर है सीधे आपको याद रखना है, इसके पीछे कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। तो इसका आंसर है आपका कीचड़। कीचड़ जो है ठोस अपशिष्ट है, सॉलिड वेस्ट है आपका। नाइट्रोजन में निम्नलिखित ऑक्साइड को हंसने वाली गैस बोलते हैं, मतलब किसको बोलते हैं हंसने वाली गैस। तो किसको बोलते हैं हंसने वाली गैस, हंसने वाली गैस बोलते हैं आपको नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है उसको हम हास्य गैस भी कहते हैं, नाइट्रोजन को हास्य गैस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिजली उपकरणों से जुड़े आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है ना। मतलब बिजली में अगर आग लग गया, बिजली करंट के थ्रू कहीं आग लगा है तार में, वायर में, तो उसको बुझाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, पानी। नहीं, पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि पानी जो इलेक्ट्रिसिटी का आपका चालक होता है, कंडक्टर होता है, तो उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। ऑयल भी आपको नहीं डालना है, मीथेन गैस भी नहीं डालना है, वो तो ऑलरेडी आपको आग लगाएगा, तो उसको भी नहीं डालना है। तो बचा ऑप्शन क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए जिसके आंसर आपको नहीं पता, तो उनको तीन ऑप्शन देखिएगा, दो ऑप्शन भी आपने पकड़ लिए ना, जैसे कि पानी आपने पकड़ लिया कि भाई बिजली में पानी डालेंगे दिक्कत होगा, मीथेन गैस आग लगाता है वो भी दिक्कत होगा। दो ऑप्शन तो आपके सीधे हट गए, अब बच गया आपका बी और सी। तो इसमें भी थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो पकड़ लोगे कि यार मिट्टी का तेल वैसे ही आग लगता है, उसको और डालेंगे तो क्या आग ही लगेगा, है ना। तो बच गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को काट भी सकते हो अगर आंसर आपको सही नहीं पता है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग की जरूरी आवश्यकताएं क्या है, मतलब आग जो है, आग जलने के लिए एक जरूरी आवश्यकता क्या है, एक दहनशील पदार्थ, दहन समर्थक, ऊष्मा की आपूर्ति ताकि पदार्थ अपने प्रज्वलन तापमान तक पहुंच सके, एक दहनीय पदार्थ और दहन समर्थक, एक दहनीय पदार्थ केवल, और ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। तो बताइए इसमें क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका ए कि भाई एक जलने वाला कोई उसको पदार्थ भी चाहिए,
एक उसको जलाने के लिए कुछ चाहिए, समर्थक चाहिए, ऊष्मा की जो आपूर्ति कर सकते वो भी चाहिए, और उस तापमान तक उसको पहुंचा सके वो भी चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज़रूरी है, तो ऑक्सीजन भी आग जलने के लिए आपका लाभदायक होता है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर दिया को ऊपर से कांच से ढक दिया जाए तो दिया क्यों बुझ जाता है, तो वो वही कारण है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिस कारण से वो जलने में असमर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलचाइट का एक अयस्क, मतलब मेलचाइट जो है किसका अयस्क है, तो मेलचाइट जो है आपका कॉपर का अयस्क है। देखिए आजकल एल्यूमिनियम का नहीं पूछा जा रहा है, आजकल थोड़े अलग क्वेश्चन घुमाए जा रहे हैं, तो ये मेलचाइट जो है पूछा जा चुका है एग्जामों में, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि मेलचाइट किसका एक अयस्क है, किसका ओर है, तो वो है आपका कॉपर यानी कि तांबे का। ब्लीचिंग पाउडर जो है डैश 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 मतलब किस गैस का उत्पादित करता है जब इसे पानी में डाला जाए, तो जब इसको पानी में मिलाया जाता है तो क्लोरीन गैस का जो है ये उत्पन्न करता है ब्लीचिंग पाउडर। पिक्रिक एसिड जो है क्या है, मतलब पिक्रिक एसिड क्या है, तो पिक्रिक जो एसिड है उसका आंसर हो जाएगा डी, ट्रिनिटी फेनॉल जो है, ट्रिनिटी फेनॉल को पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। सीधे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसको आपको याद रखना है, सीधे क्वेश्चन आएगा ट्रिनिट्रोफेनॉल जो है, ट्रिनिट्रोफेनॉल वो उसको क्या कहते हैं, तो वो पिक्रिक अम्ल, या फिर बोलेगा पिक्रिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन 22 वर्षा हो जाएगा। बिल्कुल इसको रट लीजिए, पेटेंट क्वेश्चन है एसएससी का, बहुत बार पूछता है एसएससी, कई बार रिपीट कर चुका है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे आपका 10+2 हो, चाहे मल्टीटास्किंग हो। जैसा कि आपको पता है कि मल्टीटास्किंग एग्जाम कैंसिल हो चुका है, अगेन उसका फिर से एग्जाम किया जाएगा, वो भी ऑनलाइन किया जाएगा, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, तो इनको याद रखिएगा। अब देखिए जैसे मैं ये क्वेश्चन डालता हूँ कि एसएससी सीजीएल स्पेशल है ना, तो इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ ये सीजीएल हो, एसएससी का जो पैटर्न है वो हर एग्जाम में सेम फॉलो करता है, तो इसमें से सीजीएल में भी आएगा आपका, और जितने भी एसएससी एग्जाम लेता है उसमें भी आएगा। तो आप ये ना सोचें कि मैं सीजीएल की तैयारी नहीं करता तो ये देखने से मुझे बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट होगा, आप जरूर देखिए, चाहे आप सीजीएल की करते हो, चाहे 10+ की करते हो, या फिर मल्टीटास्किंग की भी तैयारी क्यों ना करते हो, साइंस तो साइंस है, वो हर जगह सेम ही पूछी जाएगी। चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जो पीतल है वो किसकी मिश्र धातु है, किस किस से मिलके बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर और जस्ता। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, पीतल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़िए आप पीतज, क्या पढ़िए, पीतज। तो पी से हो गया पीतल तो हो गया, अब तज, ता से तांबा और जा से जस्ता, तो तांबा और जस्ता मिलके बनता है पीतल, तो कॉपर और जस्ता मिलके बनेगा आपका। और जैसे कि और भी आगे चीज़ें आएंगी जो मिश्र धातु से रिलेटेड रहती हैं, उसको भी इसी तरीके की मैं जो है आपको ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, चलिए ऊष्मीय मान को कौन परिभाषित करता है, मतलब इनमें से क्या एक उसकी डेफिनेशन सही है। 1 किलो ईंधन के पूरे जलने में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा, 1 किलो ईंधन के पूरे जलने से उत्पन्न प्रकाश की मात्रा, 3 किलो ईंधन के पूरे जलने से ऊष्मा की मात्रा, या 1 किलो ईंधन के पूरे जलने से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, तो इसका आंसर रहेगा ए। 1 किलो ईंधन मतलब कोई भी हम देखते हैं ना तो एक यूनिट में देखते हैं, एक इकाई में देखते हैं, तो जब 1 किलो ईंधन को पूरे जलने से उत्पन्न ऊष्मा मिलती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मतलब ऊष्मीय मान की परिभाषा इसको बोला जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो यौगिक माचिस की तीली की नोक पर लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिए माचिस की तीली की नोक पर लगाया जाता है वो लाल फास्फोरस को लगाया जाता है, याद रखिएगा। सफ़ेद फास्फोरस जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इसको नहीं लगाया जाता, रेड फास्फोरस को यहाँ पर लगाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा रेड फास्फोरस। क्या हो जाएगा, रेड फास्फोरस। कास्टिक चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो कास्टिक चूने का रासायनिक सूत्र, तो अगर वो बात करें तो CaOH होल ट्वाइस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaOH होल ट्वाइस। जो गैस 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी थी वो कौन सी थी, तो भोपाल, जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो जो गैस 1984 में छूटी थी जिसके कारण वहां पे कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, और आज भी उस गैस से लोग प्रभावित हैं, कई डिसीज वगैरह होती रहती हैं उस एरिया में जहां पे इसका प्रभाव था। तो कौन सी गैस छूटी थी, वो छूटी थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि डी। चलिए 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दो धातु आयन जो पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है
दो धातु आयन जो पानी की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम का क्वेश्चन तो कम आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र की पानी में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, नमक तो है ही लेकिन मैग्नीशियम लगाना है जिससे वो कठोर होता है, तो मैग्नीशियम वहां पे पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। यूरेनियम के निम्न समस्थानिकों में से कौन सा है जो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? यूरेनियम में निम्न समस्थानिकों में से कौन सा है जो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? यानी कि यूरेनियम को है परमाणु ईंधन के रूप में करते हैं, परमाणु रिएक्टर में, बिजली बनाने में, ऊर्जा बनाने में, इन सब करने में। तो कौन सा यूरेनियम है? तो वो है यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 235 का यूज बहुत ही मतलब इजी वे में, उसको इजी वे में क्या उसको यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है, याद रखिएगा, यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में सल्फर मतलब जो सल्फाइड गैस को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो उसको बोला जाता है रोस्टिंग। देखिए, गर्म कर रहे हैं यानी कि उसको रोस्ट कर रहे हैं, तो इससे आप याद रख सकते हो, गर्म करना यानी रोस्ट करना, तो इसको बोलते हैं रोस्टिंग, या हिंदी में बात करें तो भूनना। एल्काइंस का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, एल्काइंस का फॉर्मूला देखिए, इसके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता देता हूं आपको कौन कौन से। एल्काइंस और एल्केन्स, दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, यहां पे आपके दो ऑप्शन ए और सी आंसर है दोनों के, मैंने बताया। तो अब इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है सी, क्योंकि एल्काइंस है। ठीक है, तो एल्काइंस में माइनस आता है और एल्कीन्स में प्लस आता है, बस ये आपको याद रखना है। तो एल्कीन्स जब भी आएगा तो CnH2n+2 आएगा, और एल्काइंस आएगा तो CnH2n-2 आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे जूनियर इंजीनियर की बात करें तो वहां भी पूछा गया है, एसएससी में तो लगभग पूछा ही जाता है। तो लगभग ये सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन कवर किया जाता है। ठीक है, कभी एल्काइंस पूछ लेगा, कभी एल्केन पूछ लेगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि एल्काइंस पूछा है तो आंसर हो जाएगा सी, लेकिन यहीं पे एल्केन्स पूछ लेता तो आंसर हो जाता ए, CnH2n+2। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस्पात और लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की यानी कि जिंक की एक पतली परत या आवरण चढ़ा दिया जाता है। इस विधि को यानी कि इस मेथड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जो है गैल्वेनीकरण जो होता है आपका, उसको मतलब इस मेथड के द्वारा, इस मेथड का नाम है, ठीक है, गैल्वेनीकरण ये बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है मैं वो आपको बता देता हूं। जैसे कि एक लोहे की चादर है, सीट है, उसको पहले गर्म किया जाता है, अच्छा लाल कर दिया जाता है गर्म करके, फिर क्या करते हैं जो जिंक होता है उसकी पाउडर को उसके ऊपर डाला जाता है, स्प्रे किया जाता है पाउडर को। तो पाउडर क्या होता है उसमें पड़ता है, लाल रहता है सीट, तो पाउडर फिर मेल्ट होना स्टार्ट होता है धीरे धीरे। अब वो मेल्ट हो जाएगा ना जब, तो पूरे पे एकदम जस्ते की परत चढ़ जाएगी। तो ये होता है आपका गैल्वेनीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैल्वेनाइजेशन। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु पिघलने के बहुत कम गुण रखती है? ठीक है, यानी कि जो है जिसका, इसका अगर बात करें, ये क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन इसका जो मेन मतलब है मैं बता रहा हूं कि मतलब कौन सी धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, बहुत जल्दी पिघल जाता है। क्वेश्चन ये बोला है, इंग्लिश में पढ़िए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि कितनी जल्दी, मतलब उसको हमने थोड़ा सा दिया 10 डिग्री हुआ और पिघलने लगा, तो इसको बोलते हैं वेरी लो टेम्परेचर या वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम जो है बहुत ही मतलब ऐसे आपके जो मेल्टिंग है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसमें कुछ लोगों को दिमाग में जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए भी तो लगा सकते थे, लेकिन वहां पे गैलियम है लेकिन आयरन है, आयरन ऐसे नहीं पिघलता, आयरन को बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए तब जाके वो पिघलता है ना, तो इसलिए गैलियम और सीजियम इसका आंसर होगा। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस सीधे तरल से गुजरे बिना गैसीय अवस्था में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? यार ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे विपरीत क्रम से जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन बोलते हैं। अब जैसे कपूर की ही बात ले ले, तो कपूर को अगर आप गर्म करोगे तो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, वो सीधे आपका गैस में हो जाएगा, और फिर गैस से जब उसको आप ठंडा करोगे ना, ठीक है, गैस से ठंडा करोगे तो फिर लिक्विड में नहीं आएगा, वो सीधे ठोस में आ जाएगा। तो इस मेथड को बोलते हैं आपका सब्लिमेशन। ये जो उत्पाद होते हैं इसको सब्लिमेशन टाइप का बोला जाता है। तो इसका कपूर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो सोडियम के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि
अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉन बराबर, यानी कि जो ये द्रव्यमान संख्या है आपका, उसमें से माइनस कर दोगे आप परमाणु संख्या, तो वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 23 है, 23 माइनस आप 11 कर दोगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12। तो 12 आ जाएगा। 12 क्या आ जाएगा आपका, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 12। तो आंसर हो जाएगा 12। तो ये याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सोल्डर एक मिश्र धातु है, ठीक है, सोल्डर एक मिश्र धातु है। तो ये किस किस का मिश्रण, सोल्डर यानी कि सोल्डिंग वायर जिसको हम बोलते हैं, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स चिप देखे होंगे उसमें एक चमकते हुए डॉट डॉट दिखाई देते हैं, तो वो सोल्डिंग बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है इसका, है ना, रजिस्टर्स को सोल्ड करना है ये सब, तो उसमें एक सोल्डिंग वायर यूज होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जल्दी पिघल जाता है। उसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं नहीं, किस किस से मिलकर बना है, तो वो है सीसा और टिन से। ठीक, सीसा और टिन का मिक्सचर होता है सोल्डिंग वायर, एकदम चांदी की तरह चमकता है सोल्डिंग करने के बाद। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। निम्न गैसों में से कौन सा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, ठीक है, प्राकृतिक जो गैस है आपके, उसका है आपका नेचुरल गैस का मुख्य घटक कौन है, तो नेचुरल गैस का जो है मुख्य मेन घटक जो है वो है आपका मीथेन। मीथेन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक, CH4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व एक उदाहरण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो रेडियोधर्मी नहीं है, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। देखिए थोरियम, यूरेनियम या ट्रिटियम। देखिए ट्रिटियम भी है क्योंकि ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है जो कि आपका रेडियो धर्मी गुण रखता है ट्रिटियम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, तो वो है ट्रिटियम। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम एक नॉर्मल आपका धातु है जो कि रेडियोधर्मी है ही नहीं, क्योंकि अगर वो रेडियोधर्मी होता तो बहुत दिक्कत होती है हम लोग को। उसमें हम खाना बनाते हैं, कुकर की तरह यूज करते हैं, बहुत से चीज उसके जो है बर्तन आप यूज करते हैं, तो वो दिक्कत हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। बाकी सभी जो है रेडियो तत्व है, जैसे थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, यूरेनियम तो है ही, इसका परमाणु विखंडन में ही यूज किया जाता है, थोरियम का भी यूज किया जाता है, और ट्रिटियम। देखिए थोरियम यूरेनियम आपको भी पता होगा, लेकिन आप ट्रिटियम में थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। तो ट्रिटियम में आपको बता रहा हूं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उसमें से जो है ट्रिटियम जो है 3rd नंबर का है, और ये जो है रेडियो एक्टिव का गुण प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा ट्रिटियम नहीं होगा, इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको लगभग 25 क्वेश्चन बताएं जो कि पार्ट 3 था। जल्द ही इसका पार्ट 4 मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए, और जल्द ही जो है मैं SSC जीके का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। ऑलरेडी पहले जो पिछले बार के टेस्ट सीरीज डले हुए हैं उनको भी आप देख सकते हैं, लेकिन इस बार फिर से मैं टेस्ट सीरीज लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्द ही आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज में लाऊंगा, तो उसको भी आप देखिएगा जीके की टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। चलिए अब आप लोगों का काम है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight, इसको भी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ उसको जरूर बांटिए। और यहाँ पे आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियोस को देखिए। इसलिए मैंने इस टाइप की सेटिंग लगी। आपको दूसरे लिंक पे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आप नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो पे जा सकेंगे। अब जैसे अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, तो भी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तो यहाँ पे लिंक आ जाएगी, और प्रीवियस की अवेलेबल है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।